अच्छा, ये कादिर मेमन साहब इसके ऊपर जरा कमेंट करना चाहेंगे। मेमन साहब। अच्छा, एक तो देखें, मैं इजाज़त दें तो इस दफ़ा एक नया कॉन्सेप्ट जो है नॉन फाइलर पे अब आया, लेट फाइलर ऑल्सो। तो लेट फाइलर, हाँ, ये एक और आ गया, एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया। पहले एक फाइलर, फिर नॉन फाइलर, अब नया आ गया कि लेट फाइलर। तो आई थिंक ये भी एक जो विदहोल्डिंग एजेंट है उसके लिए एक और मुश्किल काम हो गया कि वो कौन लेट फाइलर था, कौन क्या था, यू नो, दैट इज़ वन थिंग। प्राइवेट कंपनी में ये लॉ लास्ट ईयर अमेंड किया गया था, और वो लॉ ये अमेंड किया गया था कि जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कोई शेयर्स जो है वो बेचेगा, तो जो खरीदने वाला होगा वो उसका सर्टेन परसेंटेज जो है वो विदहोल्ड कर लेगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के अंदर तो आपकी हो जाती है कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन, NCCPL कर लेता है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं होता। और ये चूँकि उस जगह ज़्यादा नुकसानदेह होगा जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉक जो है सेल हो रही होगी। तो मैं समझता हूँ, लेकिन एक अच्छा इकदाम जो इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि बहुत ही, जिसको कहते हैं कि एक बुत तोड़ा गया कि फाटा और पाटा में जो सेल टैक्स की एग्जेम्पशन थी रॉ मटेरियल की और सप्लाई की, तो ये बहुत सुना जा रहा था कि जी एक दफ़ा फिर बढ़ा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट हैज़ प्रीवेल्ड और उन्होंने शुरू कर दिया 6% से 6%, और फिर अगले साल जो है वो 10%, और इस तरह से वो 3 साल में जाके वो स्टैंडर्ड रेट पे आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इकदाम है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और लेकिन कसबाती साहब की तरफ चलेंगे, और बात यह है कि पहले हम फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर बात करते थे, और अब फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर एक झुंझुना दे दिया। सर बजाते रहिए अब आप इसे। बस सर मैं एक इजाफा करूंगा इस सिलसिले में कि लेट फाइलर का इम्पैक्ट पेयर के ऊपर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि नहीं होगा, बिकॉज उसके अंदर फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट है। सिर्फ लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट सिर्फ पेनल्टी पर्पसेस के लिए है कि लेट फाइलर को मेरे अंदाजे के मुताबिक थोड़ा सा फैसिलिटेट किया गया है कि वो डायरेक्टली लैंड करता था हायर स्लैब ऑफ पेनल्टी में। तो उस लिहाज से खाली उसका इम्पैक्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है। दो और चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा नाजरीन के लिए। एक तो ये कि जब वो नॉन फाइलर होगा तो वो ट्रेवल अब्रॉड नहीं कर सकेगा, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन एक्सेप्शंस, कि नाइकॉप वाला हो या हज और उम्रे वाला हो। बाकी तमाम लोग जो हैं वो अगर नॉन फाइलर होंगे यानी ATL की लिस्ट में नहीं होंगे, तो वो इफेक्टिवली इट विल बी एज बैड एज इन ECL। तो इसका मैकेनिज्म बड़ा अजीब सा होगा कि वो ECL के लिहाज से तस्वीर किए जाएंगे। तो अब नॉन फाइलर को केयरफुल रहना पड़ेगा, और केयरफुल वैसे भी होना चाहिए, उनको फाइलर बनना चाहिए। इसके अलावा इसी से कनेक्टेड चीज एक सिम ब्लॉकेट के सिलसिले में, और जो लोग कोर्ट्स में चले गए थे उनको इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली काउंटर करने के लिए एक एलिमेंट रखा गया है। हालांकि गवर्नमेंट उसमें नाकाम रही कि नोटिस वाली चीजें उन्होंने कंप्लाई नहीं की और जनरल ऑर्डर इशू कर दिया, जिसके सिलसिले में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुई है। वो कॉम्प्लिकेशन अभी भी मौजूद है और शायद फाइनेंस एक्ट में उसको रिजॉल्व कर दिया जाए। लेकिन उनके ऊपर जो पेनल्टी लगाई गई है, दोज आर वेरी हैवी पेनल्टीज, कि 100 मिलियन की पेनल्टी है फर्स्ट डिफॉल्ट के ऊपर, और 200 मिलियन की पेनल्टी है। और इसके अंदर वो एजेंसीज भी शामिल होंगी जो एयरपोर्ट के ऊपर लोगों को ट्रेवल करवाएंगी, मतलब एयरपोर्ट के लेवल के ऊपर जो एजेंसीज उन नॉन फाइलर को जाने देंगी, उनके ऊपर भी ईच डिफॉल्ट के ऊपर 100 मिलियन की पेनल्टी है। तो नॉट ओनली मोबाइल कंपनीज, और इसके अलावा यही एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन के ऊपर हो सकता है, गैस डिस्कनेक्शन के ऊपर हो सकता है। तो आइडियली आई वुड रिकमेंड द गवर्नमेंट कि पहले नोटिस की नॉन कंप्लायंस को चेक किया जाए, फिर इसके बाद ये सिम ब्लॉकेट वाला एलिमेंट लाया जाए। एक और एलिमेंट में नहीं, मैं शाह साहब का कमेंट इसके ऊपर चाहूंगा। शाह साहब, अच्छा लाइन डिस्कनेक्ट हुई। कादिर मेमन साहब, वेल्थ क्रिएशन की स्पेस आपको नहीं मिल रही है, और कंप्लायंस जो है वो इंतहाई सख्त, ठीक है, ये बड़े रास्त इकदाम हैं कि जनाब नॉन फाइलर्स जो है वो इजीली ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। इसकी कंप्लायंस आप क्या समझते हैं कि किस हद तक हो पाएगी? देखें, कंप्लाइंस तो मैं समझता हूँ कि ये एयरपोर्ट वाला या ये ट्रैवल वाला ये तो हो जाएगा। द रीज़न इसका उनके पास सिस्टम पे आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कंप्लाइंस में कोई इशू होना चाहिए। लेकिन द इशू ये है कि ये सारी पेनल्टीज़ दुनिया के अंदर
डेटरेंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, कोई टैक्स के रेवेन्यू के लिए इस्तेमाल नहीं होती। तो जो पेनल्टी के अमाउंट की जो की गई है वो बहुत है। देखें इसमें कहना यानी इसको हम सादा अल्फाज में ऐसे कर सकते हैं ना कि जनाब आप जा रहे हैं इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना, लेकिन आप थ्रू टैक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो नामुमकिन होगा। और यहाँ पे फिर एयरलाइन का बिजनेस कितना मुतासिर हो जाएगा सर? एयरलाइन का बिजनेस के अलावा अब मॉडल ये हो गया है कि आप जितनी भी क्लास से बनाते जाएं वो टैक्स जो है वो आप नॉन फाइलर जो है वो अपनी जेब से नहीं देता, वो कंज्यूमर पे ऐड कर देता है और वो आपसे वसूल कर लेता है। तो अल्टीमेटली वो टैक्स का मॉडल जो है वो इस तरह से बिल्कुल जो है वो नहीं है। दूसरा जो गवर्नमेंट अभी बजट में भी और बहुत ज़्यादा कहती है प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, जैसे अभी PI की हो रही है, स्टील मिल पे ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि जी हम इसको नहीं समझते कि कभी भी वायबल हो सकती है। लेकिन अगर आप उसके रेवेन्यू में देखें तो सिर्फ 30 बिलियन का रखा गया है प्राइवेटाइजेशन का, विच आई थिंक इससे ये इंटेंशन होती है कि अगले साल कोई बड़ी प्राइवेटाइजेशन हमें नज़र नहीं आ रही है। आई थिंक सो। ठीक ठीक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डिस्कस कर रहे हैं बजट के जो खदोखाल और जो चीज़ें सामने आई हैं। पैनल हमारा मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ट्रांसमिशन में असद अली शाह साहब की तरफ चलते हैं। शाह साहब, ये जो बात की जा रही है हमेशा फाइलर और नॉन फाइलर की जो डिस्क्रिमिनेशन होती है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको पेनलाइज किया जाए, लेकिन हमने पिछले मेरे ख्याल से एक आध दिहाई हो गई है और डार साहब जो है उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराई थी ये टर्मिनोलॉजी। ये बताइए कि इसका अब तक कितना फ़ायदा हुआ है और अब जो स्टेप्स कहे जा रहे हैं क्या ये फ्रूटफुल होंगे? क्या आप नॉन फाइलर को स्ट्रीमलाइन लेकर आ जाएंगे, उनको फाइलर में कन्वर्ट कर देंगे इस तरह की कंप्लाइंस से? जी, मेरा ख्याल है इसका देखें कुछ तो फ़ायदा हुआ है इसकी वजह से। अगर 10 मिलियन होते थे हमारे फाइलर्स, वो 10 से अगर 5 मिलियन हो गए हैं या 4.5 मिलियन हो गए हैं, तो फाइलर्स तो बड़े हैं, लेकिन अब उसकी कि वो ठीक फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और फिर वो बहुत सारे लोग फाइल करके और फिर निकल जाते हैं प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांजैक्शन करके, तो वो इन्फोर्समेंट जो है ना वो नहीं हो रही है, तो इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। और अभी इन्होंने जो मेरे ख्याल में उस पर ज़्यादा इम्पोज किया, तो वो मेरे ख्याल में वो डायरेक्शनली ठीक है। लेकिन ओवरऑल टैक्स रेट्स इतने बढ़ा दिए हैं कि दैट विल रिपेल पीपल फ्रॉम कमिंग इन द टैक्स नेट ना। तो वो इस वक्त मतलब ये कि बजाय इसके कि आप एक्सपेंडिचर अपना कम करें, जो रियल इशू है पाकिस्तान का वो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारा एक्सपेंडिचर टू GDP रेशो जो है वो बहुत खराब है, 22-23%। अच्छा सर, इसके ऊपर देखें, आप कहते हैं और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन वहां सोच क्या है? क्यू ब्लॉक में सोच क्या है? क्या इसमें इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम क्या आते हैं जनाब एक्सपेंडिचर कम करने में? नहीं, इशू तो यही है ना कि हमारा माइंडसेट जो है वो बिजनेस एज यूजुअल वाला है ना। एक्सपेंडिचर कम करने में मुश्किल होती है, फिर आपको डेवलपमेंट, हमारा जो डेवलपमेंट है वो भी नॉन डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ उसमें भी आधी लीकेज है और वो प्रोजेक्ट्स लगते ही नहीं है। अब 3.8 ट्रिलियन का आपके पास पैसा नहीं है, आप बोरो करके लगाते हैं, वो 3.8 ट्रिलियन आपने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट का लगा दिया। उसके अलावा इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, वो कम करना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि माइंडसेट नहीं है ना। असल बात जो मैं करता हूँ कि असल प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो हमारा जो पॉलिटिकल और जो हमारी जो लीडरशिप है उसका माइंडसेट का है। डिस्ट्रप्टिव चेंज लाने के लिए जो है वो हमें कोई डिफरेंट थिंकिंग करनी पड़ेगी। और दूसरा गवर्नेंस का है, और गवर्नेंस इज ऑल अबाउट हैविंग द राइट पीपल। ये जो बात कर रहे हैं हम डिजिटाइजेशन की और के मैकेंजी को आपने एंगेज कर लिया और वो आपको डिजिटाइज कर देगा, ऐसा नहीं है। कोई कंसल्टेंट वो आपको अच्छी आइडियाज दे देंगे, कुछ चीजें आपको बता देंगे, लेकिन जब तक FBR में लोग ठीक नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी स्टीव जॉब्स कहता था कि टेक्नोलॉजी इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट एन इशू, इट इज द पीपल बिहाइंड द टेक्नोलॉजी।
ये गवर्नमेंट जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली नहीं समझ रही है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को जो है ना, सर जी, इन दोनों पॉइंट्स को रखता हूं जरा मैं कसबाती साहब की तरफ। बिजनेस एज यूजुअल हमारी जो है वो माइंडसेट है। हम अगर किसी मुल्क से पैसा लेने भी जाते हैं, ताउन मांगने भी जाते हैं, तो जहाज भर के अपने साथ जो है लोगों को लेके जाते हैं। यही गवर्नेंस और यही तर्ज हुक्मरानी आप भारत में देख लें, आप बांग्लादेश में देख लें, आप ईरान में देख लें। हम क्यों नहीं सीखते वहां से ऑस्टेरिटी, वहां से किफ़ायत शारी, अपने अखराजात को कम करना, और फिर दूसरा राइट मैन फॉर द राइट जॉब, मैरिट, ये सारा कत्लेआम है पाकिस्तान में। तो जब तक इन बेसिक सतूनों को आप सही नहीं करेंगे, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। कसबाती साहब जी, इसमें थोड़ा सा मैं असद साहब के साथ जाऊंगा इन अ वे, और थोड़ा सा एलेबरेट करूंगा तो आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझेंगे, तो इसलिए मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे नहीं जाऊंगा। लेकिन नेचुरली किफ़ायत शारी बहुत अहम चीज़ है और यही शरई नुक्ता भी है। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल ग्राउंड पे मिनिस्ट्रीज को और लोगों को ऑब्लाइज करेंगे तो नेचुरली एक्सपेंडिचर तो कम नहीं हो सकते। और जाहिर है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स अगर कम नहीं होंगे, जबकि प्रोटोकॉल इन अदर कंट्रीज इतना हाई लेवल प्रोटोकॉल नहीं होता कि हमारे यहाँ तो रोडें बंद हो जाती हैं, हमारे यहाँ 40-40 गाड़ियाँ आगे पीछे होती हैं, पूरी पब्लिक परेशान हो जाती है जब लोग गुजरते हैं बड़े बड़े, और इस बड़े बड़े में छोटे छोटे मिनिस्टर भी कई दफा शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब तक हम एक्सपेंडिचर कम नहीं करेंगे ये नहीं हो सकता।